about the distribution strategy. We already completed the levels of distribution. Levels of distribution we already completed. Distribution strategy में हमने 3 तरीके के distribution strategy को पढ़ा था. What are those 3 types of distribution strategy? Who is going to tell me? Raise your hand. What are the 3 types of distribution strategy? कौन कौन तरीके के 3 distribution strategy है? Raise your hand. Yes, Akanksha. मैम सेलेक्टिव, इंटेंसिव, अनएक्सक्लूसिव. एग्जैक्टली. तो ये 3 तरीके की डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी है. डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी का मतलब है कि हाउ वी आर स्प्रेडिंग, हाउ वी आर डिसमेंटिंग आवर प्रोडक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, या फिर कह सकते हैं कि अपने मैन्युफैक्चरर जो है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करे प्रोडक्ट को, ताकि वो प्रोडक्ट जो है वो एंड यूजर यानी कंज्यूमर तक पहुंच जाए. ठीक है. तो एक जगह से दूसरे जगह पे हम किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं? क्या हम वाइडली डिस्ट्रीब्यूट करें, जिसको हम कहते हैं इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन, जो हम हर एक एरिया में बिल्कुल मास डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, उसको इंटेंसिव कहते हैं. जब हम कुछ एक जगह पे 5-7 आउटलेट्स के साथ, यानी 5-7 आउटलेट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफी सिलेक्टिव है, कुछ एरियाज में, कुछ जगह पे, कुछ मार्केट एरिया में करते हैं, तो दे आर नोन एज सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन. और जब हम कुछ एक पर्टिकुलर रीजन में 1 या 2 आउटलेट या डीलर के साथ डील करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ताकि प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करे, उसको कहते हैं एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन. तो ये तीनों तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन तो ऐसे ओरली समझ आ गया. अब मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ स्क्रीन, ध्यान दीजिएगा. इस चीज को समझने के लिए वी हैव दिस डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी. यानी कितने तरीके की डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी है? दैट इज एक्सक्लूसिव, इंटेंसिव, सिलेक्टिव. ठीक है. तो 3 तरीके की डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी है. सबसे पहले अगर हम इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, तो इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इस तरीके के आपके हर एक डिपार्टमेंटल स्टोर, रिटेल स्टोर में जो नीड बेस्ड प्रोडक्ट है वो इजीली जो अवेलेबल होता है वो इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन होता है. ठीक है. और कौन सी कंपनी ज्यादातर इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन पे काम करती है? जो कि एफएमसीजी कंपनी होती है, यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स वाली जो कंपनीज होती हैं. एग्जाम्पल के लिए हिंदुस्तान यूनिलीवर एंड आईटीसी. ठीक है. तो ये हुआ इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन. जो नीड बेस्ड प्रोडक्ट है, चाहे बिस्किट हो, टूथपेस्ट हो, ब्रश हो, फिर आपके सर्फ हो, फिर मिक्सचर हो, कुकीज हो, ईच एंड एवरीथिंग व्हिच कम्स अंडर द एफएमसीजी गुड्स आर बेसिकली द पार्ट ऑफ द इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन. यानी यहाँ पर हम किस चीज तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं? मास डिस्ट्रीब्यूशन, इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है. इसका मेन एम 2 ही है. सबसे ज्यादा, आप ज्यादा से ज्यादा रिटेलर्स के साथ डील कीजिए, ज्यादा से ज्यादा रिटेलर को, प्रोडक्ट को आप डिस्ट्रीब्यूट कीजिए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा सेल कर पाए. यानी मास सेलिंग, सेल्स इंक्रीज करना, मास मार्केट कैप्चर करना, मास मार्केटिंग करना, मास डिस्ट्रीब्यूशन करना, इसका एम है. किसका? इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन का, या कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव है. तो ये हुआ इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन. नेक्स्ट अगर हम मूव करते हैं सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ, तो यहाँ पर हमारे पास 2 बेसिकली कंपनीज के बेसिकली आउटलेट है. एक है मैक्स एंड द सेकंड वन जो है दैट इज आदित्य विजन. ठीक है. तो मैक्स जो है वो क्या करता है? ब्रांडेड क्लोथ्स का एक आउटलेट है. यहाँ पर कपड़े और कुछ फुटवेयर्स एंड एसेसरीज वगैरह मिलते हैं. तो यहाँ पर मैक्स जो है ये सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन का अप्रोच है. मैक्स इज अ पार्ट ऑफ द लाइफस्टाइल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड. मैक्स लाइफस्टाइल का पार्ट है. ठीक है. और इनको जो बेसिकली मैक्स जो है ये सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोच बेसिकली यूज करता है. जैसे अगर हम एग्जांपल लें तो पटना में भी अराउंड देयर आर 2 to 3 मैक्स आउटलेट्स आर अवेलेबल. ठीक है. तो एक एरिया में ये 2 से 3 या एक सिटी में 2 से 3 मैक्स का बेसिकली स्टोर अवेलेबल है. तो ये सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन को ऑप्ट करता है. वैसे ही आदित्य विजन जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में डील करता है, दैट इज अ काइंड ऑफ आउटलेट व्हिच कंसिस्ट द वेराइटीज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स. आपको हर एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम मिल जाएगा यहाँ पर, चाहे वो आपका फ्रिज हो, टेलीविजन हो, एवरीथिंग यू विल गेट अंडर दिस पर्टिकुलर स्टोर.
और आदित्य विजन जो है दैट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ द सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन। लाइक कुछ ही बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं आदित्य विजन जो है, कुछ ही हैं जो एक दो एरिया में, मतलब एक पटना में भी ये आई थिंक 4-5 से ज्यादा आदित्य विजन स्टोर नहीं है अवेलेबल। तो लाइक दे आर नोन एज द सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन का, और मेन एम क्या है सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन का? सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूटर होने चाहिए वो एक एरिया में 4 से 5 होने चाहिए। ठीक है, ताकि वो वहां के रीजनल कंज्यूमर्स के डिमांड को फुलफिल कर पाए। क्लियर है? और बहुत ज्यादा रिमोट एरियाज में यू आर नॉट एबल टू गेट द सिलेक्टिव स्टोर, सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो आपके स्टोर्स है मैक्स, आदित्य विजन, यू आर नॉट एबल टू गेट इट इन द remote areas or village areas, right? But in the intensive distribution the product is also available in the rural areas, right? So selective distribution ये है. Next we are moving toward the exclusive distribution. When we are talking about the exclusive distribution, what does it mean? कि यहाँ पर जो distribution के लिए हमने जो distributor के साथ contract और deal किया है वो बहुत ज्यादा नहीं है, कुछ एक दो रीजन में आपके एक या दो आउटलेट हार्डली अवेलेबल है। जैसे एग्जाम्पल के लिए पटना में देयर इज नो ऑडी शोरूम अवेलेबल, बट इन रांची रिसेंटली द ऑडी रांची वाज स्टार्टेड, राइट? तो ये आपका एक एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन का है जहां प्रोडक्ट लग्जीरियस होते हैं, या कह सकते हैं कि हर एक कंज्यूमर पोटेंशियल कंज्यूमर नहीं होता है प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए, इसीलिए कुछ ही लिमिटेड प्रीमियम कस्टमर इसके इन प्रोडक्ट को यूज करने के लिए अवेलेबल रहते हैं। इसीलिए हमें बहुत इंटेंसिवली इसको डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट इज नॉट एज सच हाई। बट उस रीजन में जितने भी कस्टमर्स हैं उनकी डिमांड को फुलफिल करने के लिए हम एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करते हैं, यानी कुछ डीलर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके प्रोडक्ट को सेल करते हैं। तो ये ऑडी रांची का आपको शोरूम है, तो ऑडी हो गया, रोलेक्स के शोरूम्स हो गए, या फिर गुची हो गया। So these are the basically exclusive stores and the potential customers are very less to purchase these products. These are the luxurious products. So the company जो है वो इसके लिए बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर हायर करना भी बहुत एक्सपेंसिव है। ठीक है, एंड प्रोडक्ट एक्सपेंसिव है तो एज सच डिमांड भी नहीं है, तो एक या दो डिस्ट्रीब्यूटर ही सबके डिमांड को फुलफिल कर सकता है। तो दीज आर द 3 टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर हो गया सबको? ये तीनों पिक्चर से सबको समझ में आया? सबको समझ में आया इससे? Yes, ma'am. ओके। About the 2 type of distribution, right? Advantages and disadvantages of intensive distribution and advantages and disadvantages of exclusive distribution. Who is going to tell me the answer of intensive distribution, advantages and disadvantages? Who is going to tell me? Raise your hand. चलिए, wait, tell me. एडवांटेज डिसएडवांटेज। Yes. तो उसका पहला एडवांटेज तो है कि मोर प्रोडक्ट्स आर सोल्ड एंड मोर मनी इज अर्न, क्योंकि बहुत वास्ट कवरेज होता है प्रोडक्ट का, तो इसीलिए ज्यादा प्रोडक्ट बिकता है और ज्यादा कंपनी अर्न करती है। फिर एज मोर लोकेशन कैरी द प्रोडक्ट द मोर अपॉर्चुनिटी दे आर फॉर मैन्युफैक्चरर टू अर्न, क्योंकि इतना बड़ा कवरेज है तो एक मेट्रोपॉलिटन में भी आप अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं और एक छोटे से विलेज में भी अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं। तो हर जोग्राफिकल लोकेशन पे आपको एडवांटेज और अपॉर्चुनिटी मिलती है। और इट क्रिएट्स अवेयरनेस अमंग द कंज्यूमर अबाउट द प्रोडक्ट, क्योंकि आप हर लोकेशन के छोटे से छोटी जगह पे जाके भी बेच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो अवेयरनेस क्रिएट करता है आपके प्रोडक्ट के बारे में ऑल ओवर अ कंट्री और अ स्टेट। और फिर वन ऑफ द प्रोडक्ट इज इफ वन ऑफ द प्रोडक्ट इज नॉट अवेलेबल इन द शेल्फ द कस्टमर कैन शिफ्ट टू टेक अनदर प्रोडक्ट, जिससे कि रिटेलर को बहुत फायदा होता है, क्योंकि हर कंपनी ही जो डेली नीड के लिए प्रोडक्ट में डील करती है वो वास्ट कवरेज में ही फोकस करती है, तो वो दूसरी शॉप में शिफ्ट नहीं होता पर दूसरे प्रोडक्ट पे शिफ्ट कर सकता है कंज्यूमर, तो रिटेलर इसके मार्जिन में उनके अर्निंग होती है। और फिर आ जाता है डिसएडवांटेज, तो ये एक्सपेंसिव चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि जो आपको सप्लाई चेन बनानी पड़ती है तो उसमें ज्यादा ही कॉस्ट आता है, क्योंकि आपको होलसेलर रिटेलर सबके मार्जिन के हिसाब से देखना पड़ता है और पूरा ट्रांसपोर्टेशन इन सबका खर्चा आता है। फिर मैनेजमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर, क्योंकि आप वास्ट कवरेज कर रहे हैं तो जो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपको डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर चाहिए, उनकी मैनेजमेंट में भी
बहुत टाइम जाता है और बहुत ही मतलब हेक्टिक हो जाता है कभी कभी, क्योंकि मैनेज करना हर किसी को कभी कभी मुश्किल हो सकता है। और फिर है लैक ऑफ प्रीमियम प्राइसिंग, क्योंकि ये डेली नीड्स के प्रोडक्ट हैं, तो आप इसको प्रीमियम प्राइसिंग में नहीं बेच सकते हैं, वरना आप अपना मार्केट शेयर खो सकते हैं और रेवेन्यू इतना नहीं आएगा। क्योंकि ये प्रोडक्ट क्योंकि बहुत सारे इसमें कंपटीटर्स हो जाते हैं जो आपसे कम रेट में बेच सकते हैं, तो आप एक प्राइस सेट नहीं कर सकते, आपको प्राइस फॉलो करना पड़ेगा। Okay, great. Intensive distribution is completed, right? Very good. Next, Muskan, tell me advantage and disadvantages of exclusive distribution. हम सबसे पहले एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन मेनली एफएमसीजी का तो होता नहीं है, वो ये लोग वो लोग खरीदते हैं जो लोग सोशल स्टेटस मेंटेन करना चाहे, अपने रॉयल्टी को दिखाना चाहे। तो इसलिए हर कोई तो इतना अफोर्ड कर नहीं सकता है कि एक्सपेंसिव चीजें ले। तो इसमें मेनली घड़ी और सारे ऑटोमोबाइल्स आएंगे। इनके एडवांटेज ये है कि इसका डिस्ट्रीब्यूटर बहुत ज्यादा नहीं होता है मार्केट में, क्योंकि नीड बेस्ड नहीं है, एसेंशियल्स नहीं है, तो बहुत कम डिस्ट्रीब्यूटर रखते हैं। कोई भी कंपनी एक सिटी में मैक्स टू मैक्स 2 से 3 डिस्ट्रीब्यूटर रख सकते हैं। Not in one city, not in one city. It's about one region. It's not about the city. It's about the region. And अभी भी बहुत सारे ब्रांड है, जैसे बर्बेरी वगैरह जो हैं, वो दिल्ली तक ही लिमिटेड है, दिल्ली और मुंबई तक। बहुत सारे ब्रांड तक भी नहीं पहुंचे हैं। हाँ, that is the कह सकते हैं कि दैट इज अ काइंड ऑफ एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके अरमानी वगैरह जो कपड़े वगैरह आते हैं आपके, ठीक है, तो ये सारी कंपनीज इतनी एक्सपेंसिव होती हैं कि वो नॉर्मल मार्केट में उसका डिमांड ही नहीं है। अगर मैं बोलूं तो मे बी पटना में भी एज सच उसका ज्यादा हाई डिमांड नहीं रहेगा, बहुत लिमिटेड कंज्यूमर्स रहेंगे। क्लियर हो रहा है ना? तो एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन इज दैट। ओके मुस्कान, यू कैन प्रोसीड नाउ। कम डिस्ट्रीब्यूटर रहते हैं इसलिए उन पे फोकस करना इजी होता है, ताकि हर जो ओनर है या जो फिर डायरेक्टर है वो सब डायरेक्टली कांटेक्ट कर सके। फाइनेंशियल एडवांटेज है कि कम डिस्ट्रीब्यूटर तो एम्प्लॉयज भी कम रखना पड़ेगा, तो उनको पेमेंट हाई देंगे, बट एम्प्लॉयज कम है तो उनको कंट्रोल करना इजी हो जाएगा और कंज्यूमर टू ओनर का डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाता है। डिसएडवांटेज का अगर बात करें तो डिसएडवांटेज मेनली डिस्ट्रीब्यूटर से कनेक्टेड है, कि अगर किसी ओनर को डिस्ट्रीब्यूटर अच्छा मिल गया तो उसके लिए वो एडवांटेज है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर कंज्यूमर को अपना सामान बेचेगा तो कंज्यूमर की जो भी प्रॉब्लम्स है उनको अगर बताएगा कि हाँ ओनर आपका कंपनी में ये प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व कर दीजिए। मगर अगर डिस्ट्रीब्यूटर खराब है तो फिर पूरा ओनरशिप खराब हो जाएगा, पूरी कंपनी का जो रिमार्क बना हुआ है, जो वैल्यू है, वो डाउन हो जाएगा। डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा हो जाएगी अगर डिस्ट्रीब्यूटर्स पे, तो कंपनी का कंज्यूमर से डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाएगा, जो कि एक डिसएडवांटेज है। और अगर कम डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं तो अगर एक डिस्ट्रीब्यूटर चला गया हाथ से तो दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर खोजने में प्रॉब्लम होगा, तो ये एक डिसएडवांटेज है। मतलब इजीली इसको एस्टैब्लिश करना बहुत बड़ा मुश्किल है एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन को। ओके गुड। लिटिल बिट चेंजेस करना चाहूंगी मैं कि एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि डिस्ट्रीब्यूटर जो है दैट शुड बी ट्रस्ट वर्दी, ट्रस्ट होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूटर पे। अगर मान लीजिए कि अगर आपका डिस्ट्रीब्यूटर ही इज नॉट एबल टू डू द वर्क प्रॉपरली, ठीक है, इफ इज नॉट एबल टू डील विद कंज्यूमर, दैट इज गोइंग टू अफेक्ट योर ब्रांड, राइट? एंड इफ द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज हैम्पर्ड इन दैट पर्टिकुलर एरिया, तो वो पूरा रीजन पे इफेक्ट डालेगा, क्योंकि पूरे रीजन में ही बहुत लिमिटेड आउटलेट्स अवेलेबल है, राइट? डिपेंडेंसी इतनी ज्यादा हाई है, बेसिकली आप पूरा का पूरा डिपेंडेंट किस पे, डिस्ट्रीब्यूटर पे हैं अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, ठीक है? अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो दैट इज, और एक इसके बेनिफिट्स भी हैं। एक तो इसमें आपको कंट्रोल बहुत आप इजीली कर सकते हैं, कंपनी कैन कंट्रोल डिस्ट्रीब्यूटर वेरी इजीली बिकॉज वेरी लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूटर्स आर अवेलेबल, फर्स्ट। एंड सेकेंड जो इसका एडवांटेज है कि बेसिकली यहाँ पर कॉस्ट कंपैरेटिवली टू इंटेंसिव वो उतना ज्यादा इनकर नहीं होगा। आप इजिली जो है बेसिकली कुछ लिमिटेड लोग हैं तो वी कैन एबल टू बेसिकली मैनेज देम, राइट? तो ये कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस थे। आई गेस इन लास्ट क्लास वी डिडंट कंप्लीट द सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन। सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन हो गया था। सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन ब्रांडेड कंपनीज यूज करती हैं, ठीक है, जैसे यूसीबी, बाटा, श्री लेदर, मैक्स, ठीक है? तो दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ द सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है? अगर हम पटना की भी एग्जांपल लेंगे तो अगर हम श्री लेदर लेते हैं तो पूरे ऑल ओवर पटना में देयर आर ओनली 2 आउटलेट्स आर प्रेजेंट फॉर द श्री लेदर, यू नो,
सिर्फ 2 आउटलेट्स हैं, तो ये सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा, जहां पर ब्रांडेड कंपनीज जो है अपनी स्टोर्स को, आउटलेट्स को फ्रेंचाइजी के थ्रू या फिर कंपनी खुद ही कुछ बेसिकली आउटलेट्स ओपन करवाती हैं, तो ऐसे इनको हम कहते हैं सिलेक्टिव. बट व्हेन वी आर टॉकिंग टू द एक्सक्लूसिव, when we are talking to the exclusive, then the thing that in whole region, for example in whole region, तो जैसे पटना, झारखंड, बंगाल और ये सारे रीजन में सिर्फ एक जगह या 2 जगह पे हार्डली स्टोर होगा. जैसे मैंने बताया पटना में ऑडी प्रेजेंट नहीं है, ऑडी का अभी तक फिलहाल अभी कोई भी शोरूम अवेलेबल नहीं है, बट रांची में रिसेंटली ओपन हुआ है, एक आध कोलकाता में होगा. तो इस पूरे एरिया का जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो 2 ही आउटलेट के हाथ में, एक कोलकाता और एक रांची. So that is the difference. Let me tell you according to मैं थोड़ा सा white board share करके आपको इसके बारे में बताती हूँ. जैसे एग्जाम्पल, ठीक है, इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन इज समथिंग, जैसे मान लीजिए कि ये एक पूरा ये एरिया है, ये पूरा ऑल ओवर कोई कंट्री है, मान लीजिए इस पूरे कंट्री में ये पूरा हर जगह फैला हुआ, मतलब हर जगह मतलब टोटल एरिया मतलब पूरा का पूरा एरिया, ये पूरा एरिया को कैप्चर किया हुआ, दैट इज इंटेंसिव. But for example, this is a country, then the selective one is like this. समझ में आया? This one is the selective. Like, ठीक है, इससे मतलब intensive से कम, ठीक है. And when we are talking about the exclusive, like in whole country, there should be like बस मतलब हार्डली 6-7. तो दिस इज द डिफरेंस. लाइक इंटेंसिव मीन्स फुल, इट मीन्स हाफ फुल, हाफ एम्प्टी, एंड दिस इज अ काइंड ऑफ होल एम्प्टी ही कहेंगे इसको. समझ में आई बात? जो बहुत ही लिमिटेड या फिर वेरी लेस, मतलब बहुत कम इसमें आपके क्या है, पार्टिसिपेट डिस्ट्रीब्यूटर्स है. तो वी कैन से लाइक सिलेक्टिव इज समथिंग व्हिच इज बिटवीन इंटेंसिव एंड एक्सक्लूसिव. ठीक है, इसके दोनों के बीच का, मतलब इससे कम, ठीक है, और एक्सक्लूसिव से ज्यादा. क्लियर हुआ वेद? तो बिग बाजार सिलेक्टिव में हो सकता है? हाँ बिल्कुल, बिग बाजार कैन बी द पार्ट ऑफ द सिलेक्टिव, बट बिग बाजार स्टोर इज द पार्ट ऑफ द सिलेक्टिव. बट द प्रोडक्ट्स जो बेसिकली हैं, अगर मैं बोलूँ तो हाँ इसमें आ सकता है, क्योंकि इसमें इंटेंसिव के लिए भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल, इंटेंसिव वाले जो प्रोडक्ट होते हैं एफएमसीजी प्रोडक्ट्स भी अवेलेबल है. बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ओनली, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्ट, दे आर बेसिकली, उनमें एफएमसीजी प्रोडक्ट ज्यादा होते हैं. बट अगर हम सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो यस, बिग बाजार इज द पार्ट ऑफ द सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन. And whatever we are getting in the big bazaar, we can also get it in the normal general store as well, like shampoo and all that. The thing is that in departmental store we can get everything under a one roof, right? But in the retail shop we just need to, for 2-3 items we can go there, right? So a big bazaar can be the part of it. Brand factory can be part of the selective distribution. Okay, Aditya Vision can be part of it, Chroma is the part of it. So all these are the part of the selective distribution. But when we are talking about the extraordinary luxurious items, right, like Gucci, like Armani, like Burberry, like these are not outlets, these are the excessive exclusive stores, matlab where we just need to think twice when we are entering in that particular shop, particular exclusive store, because our pocket is not going to allow us to buy any product from that particular place. Just example, like 1000 for the middle class family, it is very much difficult to buy that, right? And if we are talking about Armani, the cloth of that is coming from 30-35,000 shirts and kapde uske aate hain, so it is not easy for purchasing such kind of brand. So the very limited consumers are available for this. That's why they don't need to distribute, or they don't need so many distributors. Got it? समझ में आ गई बात? Selective distribution. Selective distribution. So in the case of selective distribution, अच्छा before, okay. So selective distribution का सबसे पहला एडवांटेज है लोअर कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. लिखिए लोअर कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन का सबसे पहला एडवांटेज. ठीक है, यहाँ पर लोअर कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि जो प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम
वो बेसिकली हमारे पास एक ही रीजन में 5-6 या फिर बोल सकते हैं एक सिटी में 4-5 आउटलेट्स अवेलेबल हैं, इजिली वी कैन लोअर, डिस्ट्रीब्यूशन का कॉस्ट इसमें लो हो जाएगा। ठीक है, इसमें आप एक एग्जांपल लिख सकते हैं कि इफ कंपनी, इसको समझने के लिए 2-3 पॉइंट्स लिख लीजिए, ऐसे इसका मीनिंग समझाने की जरूरत नहीं है, बट इसके कुछ एग्जांपल है वो लिखिए। इफ कंपनी हैज टू सप्लाई द प्रोडक्ट टू 5 डिस्ट्रीब्यूटर instead of the 50 distributor in one location, one location जरूर लिखिएगा। Like if company has to supply the product to 5 distributor only instead of 50 distributors in one location, naturally the cost of supplying will be less. Which in turn help company for reducing the operational cost. In turn, help company to reducing the operational cost, and it lead to profit margin for the company, and it lead to profit margin of the company. इसका मतलब क्या हुआ? What does it mean? इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली अगर कभी भी एग्जाम्पल के लिए जैसे एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन में तो 1 या 2 ही डिस्ट्रीब्यूटर प्रेजेंट ही होते पूरे रीजन में, बट यहाँ पर आपको क्या फायदा होगा कि एक तो इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन की तरह सिचुएशन भी नहीं है कि बहुत सारे आउटलेट है, और जो आउटलेट प्रेजेंट है वो भी एक सिटी और एक एरिया में है। जैसे पटना ही में अगर आप मान लीजिए यहाँ पर 3 मैक्स का आपका क्या है, शोरूम अवेलेबल है। अगर प्रोडक्ट सप्लाई भी हो रहा है, यानी कंपनी अगर प्रोडक्ट सप्लाई भी कर रही है इन आउटलेट और डिस्ट्रीब्यूटर तक, तो उसको ज्यादा कॉस्ट हाई नहीं लगेगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा हाई एक एरिया में नहीं लगेगा, क्योंकि पटना में वो तीनों के तीनों आउटलेट को कवर कर लेगा। तो यहाँ पर टोटल जो इसका कॉस्ट, ऑपरेशनल कॉस्ट है, वो लो हो जाएगा और प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा। अब जैसे अगर मान लीजिए एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन में कॉस्ट थोड़ा सा कंपैरेटिवली हाई कैसे हो सकता है? सबसे हाई तो इंटेंसिव में होता है, बिकॉज आपको हर जगह डिस्ट्रीब्यूट करना है। एक्सक्लूसिव में क्या है कि अगर आप एक नॉर्थ एरिया जा रहे हैं तो आपको एक डिस्ट्रीब्यूटर के लिए नॉर्थ एरिया तक जाना पड़ेगा, अगर आप साउथ जा रहे हो तो आपको एक डिस्ट्रीब्यूटर के लिए साउथ तक जाना है। लेकिन इन द केस ऑफ द एक्सक्लूसिव, इन द केस ऑफ सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन, वी आर एबल टू बेसिकली कैप्चर द एरिया और वन लोकेशन वाले एरिया को हम बहुत जल्दी ही कैप्चर कर सकते हैं, तुरंत से प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। लाइक पटना में अगर प्रोडक्ट पहुंच गया तो वी कैन डिस्ट्रीब्यूट इट टू ऑल द डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर और सिलेक्टिव जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है उन तक। डिफरेंस समझ में आया कि एक लोकेशन को हम बहुत जल्दी कैप्चर कर सकते हैं। वेद? यस मैम। ओके, ठीक है। और यहाँ इजी टू मैनेज भी है, लिख सकते इजी टू मैनेज है, इजी टू मैनेज है, क्योंकि यहाँ इंटेंसिव की तरह आपके बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं है, तो वी कैन इजिली मैनेज इट। तो मतलब सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन इज समथिंग विच इज बिटवीन द एक्सक्लूसिव एंड इंटेंसिव, इंटेंसिव से कम बट एक्सक्लूसिव से ज्यादा, मैंने आप लोगों को बताया था। तो यहाँ इजी टू मैनेज है, क्योंकि यहाँ पर भी इंटेंसिव की तरह एक्सट्रीम डिस्ट्रीब्यूटर्स अवेलेबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट जो है ब्रांड इमेज। ठीक है, तो लाइक एक ब्रांड इमेज भी बना रहेगा। ठीक है, कंपनी के बारे में एक ब्रांड इमेज बना रहेगा। अगर कोई भी चीज इजिली जब अवेलेबल हो जाता है ना, तो बीइंग अ ह्यूमन बीइंग वी आर नॉट गिविंग द वैल्यू ऑफ दैट प्रोडक्ट, वी आर जस्ट थिंकिंग करिए ये तो चीप प्रोडक्ट होगा तभी तो इतना इजिली हर जगह मिल जा रहा है, राइट। सो ब्रांड इमेज भी एक बना के रखने का एक तरीका होता है कि जब आप एक सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी ऑप्ट करते हो, यानी इजिली हर जगह, हर गली में, हर एक स्ट्रीट में अवेलेबल नहीं होते हो, तो दैट इज गोइंग टू बिल्ड द ब्रांड।
कि अरे ये ब्रांडेड शॉप है एंड द पीपल आर गोइंग टू ट्रैवल टू बाय दैट प्रोडक्ट. लाइक हम यहाँ से अगर मैं एग्जांपल लूं कि इफ आई एम जस्ट गोइंग टू बाय द श्रीलेदर शूज और कुछ भी, तो आई जस्ट नीड टू ट्रैवल टू पर्टिकुलर शॉप. ठीक है, भले वो एक ही सिटी में हो लेकिन मुझे थोड़ा ट्रैवल करने की जरूरत पड़ती है. तो लाइक व्हाई, बिकॉज ऑब्वियसली ब्रांड है और उसके बाद भी उसका डिस्ट्रीब्यूशन इंटेंसिव नहीं है, तो हम लोग को थोड़ा सा टाइम और एफर्ट लगाने की जरूरत पड़ती है. तो एक ब्रांड इमेज को बिल्ड करता है. एक्सक्लूसिव इज समथिंग जहां ब्रांड इमेज बना हुआ है, सब कुछ बना हुआ है, लेकिन हम खरीद ही नहीं सकते हैं. क्लियर हो रहा है ना? as being a middle class family we cannot afford those product. ऑडी नहीं खरीद सकते. कार जो है इसका रेट ही स्टार्ट होता है 30-35 लाख से, नहीं खरीद सकते. लेकिन हम नॉर्मल जो बेसिकली हम एग्जांपल ले अगर सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन का, तो लाइक वी कैन बाय इट बट इट इज नॉट इजिली एज सच अवेलेबल, बट द 4-5 आउटलेट्स आर प्रेजेंट इन अ वन सिटी. क्लियर हो गया? तो नेक्स्ट था ब्रांड इमेज. मतलब ब्रांड को बनाने में भी, ब्रांड इमेज के लिए भी ये सही है इस तरीके से आउटलेट का डिस्ट्रीब्यूशन करना या इस तरीके से प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करना कंज्यूमर को. ठीक है, तो एक ब्रांड इमेज बनाता है. डिसएडवांटेजेस क्या है सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन का? डिसएडवांटेजेस क्या है सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन का? नो बेनिफिट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. नो बेनिफिट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. No benefit of substitution. No benefit of the substitution. में लिखिए no benefit of substitution में राइट. The biggest, या फिर इसको बस 4 लाइन इसमें लिख लीजिए, वो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो लिखवा देती हूँ. इसमें लिखिए सपोज कंपनी डिस्ट्रीब्यूट, सिर्फ ये 4 पॉइंट से समझ में आ जाएगा. सपोज कंपनी डिस्ट्रीब्यूट प्रोडक्ट्स एट मल्टीपल लोकेशन, multiple location, then chances of customers, the chances of customer picking the product if substitutes are not available. Suppose company distribute products at multiple location, then chances of customers picking the product if substitutes are not available are more as opposed to that situation where due to company adopting selective distribution, where due to company adopting selective distribution strategy products are available at selective location only, thereby giving no benefit of substitution, thereby giving company no benefit of substitution. इसका मतलब देखिए क्या है, इतना जो लंबा लाइन लिखा ध्यान से सुनिए कि सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज ये है कि आपको कोई सब्स्टिट्यूशन का बेनिफिट नहीं है. यानी कि अगर मैं बोलूं ऐसे, ये लाइन एक प्रॉपर नहीं कह सकते. देखो इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि अगर आपके पास इजीली प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाता है, एक आउटलेट, मतलब बहुत सारे आउटलेट एक एरिया में होते हैं, मतलब एक छोटा सा एरिया मान लीजिए, जैसे हमारे रिटेल छोटे मोटे मॉम और पॉप शॉप्स होते हैं, जैसे ट्रेडिशनल जनरल स्टोर की तरह अगर आपका प्रोडक्ट ऐसे अवेलेबल होता, तो अगर मान लीजिए कि कभी भी कोई दिक्कत होती है, कभी भी कोई प्रॉब्लम होता है, कुछ भी प्रोडक्ट खरीदना होता, तो फटाफट जाते खरीद लेते. यहाँ पर आपको एफर्ट टाइम वाली बात तो आ ही गई, साथ साथ अगर कोई भी दिक्कत होगा तो आपको काफी दूर तक ट्रैवल करके जाना पड़ सकता है. ठीक है, कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है कि भाई आसपास में कोई कंपनी है तो हम जाके प्रोडक्ट को, मतलब आसपास में ही शॉप है, जाए और चेंज कर ले, बदल ले प्रोडक्ट को या एक्सचेंज कर ले. तो ऐसा कोई ऑप्शन प्रेजेंट नहीं है बेसिकली. ठीक है, आपको यहाँ पर टाइम बहुत ज्यादा लगेगा. अब सब्स्टिट्यूट की तरह एक चीज और भी है कि जैसे इंटेंसिव में ना दूसरे प्रोडक्ट या दूसरे कंपनी के प्रोडक्ट को आप परचेज कर सकते हो, लेकिन इनका कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है. जैसे यूसीबी का सब्स्टिट्यूट यूसीबी ही होगा ना, यानी एक आउटलेट की जगह आप दूसरे आउटलेट से ले लोगे. अब यूसीबी में जो मोनोग्राम वाले टी शर्ट्स मिल रहे हैं या उसका जो ब्रांडेड प्रोडक्ट है,
वो आपको दूसरे जगह पे थोड़ी मिलेगा। यूसीबी के अलावा आपको दूसरी जगह पे वो प्रोडक्ट अवेलेबल होगा क्या? नहीं होगा। तो हमारे पास सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन में अगर हम कोई कंपनी को ऑप्ट करते हैं या यूसीबी या बाटा, तो हमें उसी स्टोर में जाके के वापस से परचेज करना पड़ेगा प्रोडक्ट उसकी कंपनी का। क्लियर हो गई बात? आई बात समझ में? अब जैसे अभी कुछ ऐसे स्टोर्स ओपन हुए हैं जो कुछ मल्टीपल ब्रांड्स के साथ डील करते हैं, जैसे आपके पैंटालून्स हो गए, उसमें आपको लिवाइस के भी कपड़े मिल जाते हैं, ठीक है। सम स्टोर्स आर ओपन नाउ, बट बहुत रेयर स्टोर्स हैं। और आदित्य विजन और क्रोमा भी है, इसमें भी आपको मल्टीपल इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड्स के प्रोडक्ट मिल जाते हैं। बट अगर हम सिर्फ और सिर्फ सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, अगर हम सिर्फ उस पर फोकस करें, तो यहाँ पर सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन का कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है, यानी कि जो कंपनी का कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है। यूसीबी का कोई सब्स्टिट्यूट है क्या? फेक प्रोडक्ट और स्प्यूरियस प्रोडक्ट के अलावा आई एम सेइंग, है क्या कोई? बाटा का कोई है? सारे डिस्टिंक्ट ब्रांड है, सारे ब्रांड क्या है? डिस्टिंक्ट ब्रांड है, उसके सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं हो सकते। या इंटेंसिव में क्या है, गुड डे बिस्किट खरीदने गए हम और हमें एक स्टोर पे नहीं मिला तो दूसरे स्टोर पे गुड डे बिस्किट मिल जाएगा, सही बात है, जनरल स्टोर में। लेकिन अगर हम यूसीबी गए और हमें वहां पर कोई साइज नहीं मिला कपड़े का, तो हमें दोबारा किसी यूसीबी ही स्टोर में जाना पड़ेगा उस पर्टिकुलर क्लोथ को लेने के लिए, ना कि किसी जनरल स्टोर में जाकर बोलेंगे यूसीबी का कपड़ा दे दीजिए, ये वाला टी शर्ट। इट इज नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। तो सब्स्टिट्यूट का यहाँ पर कोई बेसिकली कोई बेनिफिट नहीं है, नो बेनिफिट्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन। यहाँ कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल ही नहीं है किसी भी ब्रांड का। बाटा का सब्स्टिट्यूट श्रीलेदर नहीं हो सकता है, बोथ आर डिस्टिंक्ट ब्रांड। बट एक जगह गुड डे नहीं मिला तो दूसरी जगह चले गए गुड डे लेने के लिए। भाई फलना जो जनरल स्टोर है आसपास वाले, उसमें नहीं मिला तो चलो भाई उस वाले स्टोर में जाके ले ले, अरे उसमें भी नहीं मिला तो तीसरे में चले गए। मिल तो जाएगा ही हर जगह पे जो आपके एफएमसीजी प्रोडक्ट्स और नीड बेस्ड प्रोडक्ट है, बट ऐसे ब्रांडेड वाले नहीं मिलेंगे। तो पहला डिसएडवांटेज ये होगा। दूसरा लिखिए, डिपेंडेंस ऑन फ्यू डिस्ट्रीब्यूटर। जैसा आपका एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूटर वाला केस था, यहाँ पर भी वही चीज है, डिपेंडेंस ऑन फ्यू डिस्ट्रीब्यूटर। यहाँ पर लोकेशन की प्रॉब्लम आ जाती है, यानी लोकेशन वाले लोगों को प्रॉब्लम होगी। जैसे मान लीजिए मैक्स का मैं एग्जांपल लेती हूँ, तो मैक्स जो है ना, वो मान लीजिए कि पटना में 3 जगह है। अब एक ना मेरे घर के आसपास ही है, आरपीएस मोड़ है, यहीं पर एक आपका दिया हुआ है मैक्स स्टोर। अब ये मैक्स स्टोर जो है ये बंद हो गया, ठीक है। अब बंद हो गया तो ऐसे केस में जो कंज्यूमर है, जो वो आसपास की लोकेलिटी उस पर डिपेंडेंट थी प्रोडक्ट के लिए, वो तो बिल्कुल बंद हो गया, तो एक तरीके का लॉस है। तो कुछ ही डिस्ट्रीब्यूटर लाइक एक्सक्लूसिव में जिस तरीके से पूरा रीजन इफेक्ट पड़ता है, पूरे रीजन पे इफेक्ट पड़ता है, वैसे सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन का डिपेंडेंसी और उसके क्लोज होने से वहां की लोकेलिटी पे इफेक्ट पड़ता है। क्लियर हो गई बात समझ में आई? सुमन, मुस्कान, आशीष, अंशु, वेद, मुस्कान, बाकी बच्चे जो वीडियो ऑन करके नहीं बैठे हैं उनका मैं नाम नहीं ले पा रही हूँ क्योंकि काफी हाफ लिखा हुआ है नाम, ठीक है। तो क्लियर हो गया, समझ में आई बात? तो यहाँ पर भी डिपेंडेंस है, सेम फ्यू डिस्ट्रीब्यूटर जैसे एक्सक्लूसिव है वैसे यहाँ पर भी डिपेंडेंस है, ठीक है। तो ये इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस थे। आई गेस डिसएडवांटेजेस 2 लिखवाए हैं, एडवांटेजेस मैंने आप लोगों को 3 लिखवाए हैं, ठीक है। तो दिस इज मोर देन इनफ टू अंडरस्टैंड द ऑल काइंड ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी। किसी को कोई डाउट है, समझ नहीं आया है? Myself Praveen Prasar. Good evening class. Myself Praveen Prasar, PVM batch 1, roll number 34. Today I present a presentation about company Daawar. Daawar India Limited is the India's largest Ayurvedic medicine and related products manufacturer. Daawar एक इंडिया का आयुर्वेदिक मेडिसिन रिलेटेड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर है. Daawar was founded in 1884 by S.K. Burman, a physician in West Bengal, to produce and dispense Ayurvedic medicines. Daawar 1884 में S.K. Burman के द्वारा एक डॉक्टर वेस्ट बंगाल के, उनके द्वारा आयुर्वेदिक मेडिसिन के लिए किया गया था. जर्मन कंपनी फ्रांसिस एसी bought 73.27% equity stake in Daawar Pharma in June 2008. जर्मनी कंपनी फ्रांसिस एसी ने 73.27% इक्विटी स्टेक लिया था डावर का जून 2008 में. Daawar Ayurvedic specialized
division has over 260 medicines for treating a range of alignment and body condition from common cold to chronic paralysis. Tower Ayurvedic 260 medicines, 260 types of medicines and के लिए स्पेशलाइज्ड है जो कॉमन कोल्ड और क्रोनिक पैरालिसिस को ठीक करता है. डाबर इंडिया लिमिटेड इज द फोर्थ largest FMCG company in India with revenue over 7,073 crore and market capitalization of $5 billion. Building a legacy of quality and experience of over 130 years, Dabur operate in key consumer product category like hair care, oral care, health care, skin care, home care and foods. Dabur fourth largest FMCG company है जिसका revenue 7,073 crore है और 130 year old company है. Dabur create Dabur health care, oral care, health स्किन केयर और होम केयर और फूड्स क्रिएट करता है. डाबर कॉर्पोरेट प्रोफाइल. डाबर इंडिया लिमिटेड इज वन इंडियाज लीडिंग FMCG company with revenue of over 8,436 crore and market capitalization of 44,000 crores, building on a legacy of quality and experience of 131 years. Dabur is today India's most trusted name and the world's largest Ayurvedic and natural health care company. डाबर वर्ल्ड का सबसे बड़ा आयुर्वेदिक कंपनी है. Dabur India is also world leader in Ayurveda with portfolio over 250 herbal Ayurvedic product. Dabur FMCG portfolio today include 5 flagship brand with distinct brand identities. Dabur as master brand for natural health care products. Vatika for premium personal care. Hajmola for digestive. Real for fruit juice and beverage. And Fem for fairness, bleach and skin care products. Dabur products also have huge presence in overseas market and are today available in over 120 countries across the globe. Its brand are highly popular in Middle East, SAARC countries, Africa, US, Europe and Russia. Dabur overseas revenue today account for over 30% of total turnover. लगभग 30% जो टर्नओवर है डाबर का वो इंटरनेशनल मार्केट से आता है, ठीक है, और लगभग 120 कंट्रीज में ये अवेलेबल है. तो इसका मतलब अफ्रीका, यूएस, यूरोप. और ये कैसे पॉसिबल हुआ? बिकॉज ऑफ द डाइवर्सिफाइड नेटवर्क ऑफ डाबर एंड बिकॉज इट इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट ट्रस्टेड आयुर्वेदिक ब्रांड. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. Major product at glance: health supplement, hair care oil, food, digestive health, hair care shampoos, cooking, oral care, skin care, baby care and OTC products. Products which are under the Dabur. SWOT analysis for Dabur. Strength: century old company, established brand, Ayurvedic herbal product line, leader in herbal digestive where the product has 90% of market share. Core knowledge of Ayurveda as competitive advantage. Strong brand image, strong distribution network, extensive supply chain, and R&D a key strength. Weakness: seasonal demand like Chyawanprash in winter and Vatika in winter, not in winter. Profitable is uneven across product line. Low penetration like Chyawanprash, limited differentiation like Vatika, unbranded player account of 2/3 of total market value, Vatika. Opportunity: extend Vatika brand to a new category like skin care and body wash segment. Market development: export opportunities. Innovation: increasing income level of the middle class, creating additional consumption pattern. Threat: existing company like Himani, Badnath and Jandu for Dabur Chyawanprash and Marico. Kio, Carpine Hill and Bajaj for Vatika hair oil. New entrants, other field of medicine, allopathic and homeopathic. Done, ma'am. Thank you to all of you. Like this. Boliye. Exactly. Thank you to all of you. Should be there in the last line when we are giving the presentation. So how presentation? Always use lots of pictures. ठीक है? तो presentation का सबसे पहला theme क्या होना चाहिए? Pictures.
You wrote name of so many brands, Hajmola, Chyawanprash, but if you will show it in the picture, that is going to impact in a different way. ठीक है, तो पिक्चर, अरे you don't need to say बढ़ सकता है, तो इसके बारे में जरूर लिखना है. And whenever we are hearing the word that is wholesaler, what comes in our mind? क्या आता है हमारे दिमाग में सबसे पहले? लो कॉस्ट. लो कॉस्ट सबसे पहले घर में अगर हम कभी देखते हैं, अगर हमारे पेरेंट्स बात करते हैं कि होलसेलर से प्रोडक्ट ले आते हैं एक बार में बल्क में, तो दैट इज गोइंग टू बी that will be cheap for us, that we just need to pay less amount as comparison to retail. True or not? True. तो होलसेल का मतलब ही यही होता है कि जहां पर आप बेसिकली प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरर से होलसेल यानी कि बल्क क्वांटिटी में जब आप लेते हैं, दे आर नोन एज होलसेलर, बट दे आर नॉट सेलिंग द प्रोडक्ट टू डायरेक्ट टू कंज्यूमर्स. कंज्यूमर्स तक वो डायरेक्टली प्रोडक्ट को सेल नहीं करते हैं. They just need to sell those products to the retailers according to their requirement. यानी कि जितना रिटेलर्स को रिक्वायर होगा उस हिसाब से वो प्रोडक्ट क्या करते हैं, सेल कर देते हैं रिटेलर का. बट मैन्युफैक्चरर से कौन लेता है? आपका होलसेलर प्रोडक्ट लेते हैं. कई होलसेलर क्या करते हैं, प्रोडक्ट लेने के बाद उस पर पैकेजिंग भी करते हैं, उनको पैकेजिंग करके फिर रिटेलर तक प्रोडक्ट पहुंचाते हैं. ठीक है, जो प्रोडक्ट है उसको थोड़ा सा बेसिकली कह सकते हैं कि कई बार उसको स्टोर कर लेते हैं एंड फिर रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो रिटेलर तक प्रोडक्ट को सेल करते हैं. कई बार प्रोडक्ट जो है वो कंज्यूमर भी खरीदते हैं अपने यूटिलाइजेशन के लिए, बट बल्क क्वांटिटी में. The only one thing, one principle of wholesale is that the quantity should be in bulk. बट द अमाउंट, एक अमाउंट जो रिटेलर तक पहुंचता है, एक मार्जिन जो कह सकते हैं, रिटेलर से जब आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो रिटेलर का भी मार्जिन उसमें एडेड रहता है. जब आप होलसेलर से खरीदेंगे तो कंपैरेटिवली टू रिटेलर वो आपके लिए लो कॉस्ट में पड़ता है. तो ये होते हैं होलसेलर्स. अब होलसेलर्स के क्या क्या फंक्शंस है, ठीक है, क्या इसेंशियल फंक्शंस है, उसके बारे में हम बात करते हैं. तो सबसे पहला होलसेलर का फंक्शन है बाइंग and assembling. Buying and assembling. The first function of the wholesaler is buying and assembling. ठीक है, होलसेलर जो है वो क्या करता है, जो मैंने आप लोगों को बताया कि परचेज करता है गुड्स को लार्ज क्वांटिटी में डिफरेंट मैन्युफैक्चरर से, यानी कि मान लीजिए कि अलग अलग जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनसे अलग अलग प्रोडक्ट खरीद लेगा कोई पर्टिकुलर होलसेलर लार्ज क्वांटिटी में, और उसको एक जगह पे असेंबल कर लेगा. यानी अपने होलसेलर बड़े से गोडाउन या बड़े से जगह पे या बड़े से आउटलेट में उसको क्या कर लेगा, स्टोर कर लेगा बल्क में. यानी कि दे आर नॉट डीलिंग इन अ 1 or 2 यूनिट, बट दे आर डीलिंग इन द कार्टन्स. ठीक है, और उसको एक जगह पे स्टोर करके रख लेगा होलसेलर. ठीक है, या तो उसके वेयर हाउस में वो स्टोर कर लेगा और जब जितना रिक्वायरमेंट होगा उसको रीसेल करेगा रिटेलर को, यानी रिटेलर को फिर वो रीसेल करेगा. रीसेल यहाँ पर क्यों यूज हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी उसने पहले किसी से परचेज किया और फिर उसको सेल कर रहा है, तो दैट इज रीसेल. ठीक है, फिर उसको सेल कर देगा. ठीक है, नेक्स्ट आया बाइंग एंड असेंबलिंग का मतलब होता है खरीदना और उसको फिर जमा करना, रखना. ठीक है, वेयर हाउसिंग भी सेम उसी तरीके का हो जाएगा जहां पर वो गुड को प्रिजर्व करता है. यानी कि वेयर हाउस, कई होलसेलर के वेयर हाउस भी होते हैं. ठीक है, कई होलसेलर के एक डिफरेंट आउटलेट्स के अलावा भी उनके वेयर हाउस होते हैं, वो उसमें प्रोडक्ट को स्टोर कर लेता है कि जितनी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से हम. और वेयर हाउस हमेशा आउटलेट्स के नियर बाय ही वो रखते हैं. यानी कि जो ऐसे तो होलसेलर्स भी बहुत ज्यादा नहीं होते, जैसे पटना में भी कोई है तो कुछ होलसेलर्स प्रेजेंट होंगे, इनका पूरा एक मार्केट ही होता है. जैसे आपने सुना होगा खितान क्लोथ्स का होलसेल मार्केट है, राइट. तो अगर मैं बोलूं तो यहाँ पर क्या है, होलसेलर जो है वो उनके वेयर हाउसेस होते हैं जो अपने स्टोर के नियर बाय ही वो रखते हैं ताकि कभी भी रिक्वायरमेंट पड़े तो वो स्टॉक जो है अवेलेबल करवा पाए किसको, रिटेलर्स को. नेक्स्ट है ग्रेडिंग एंड पैकेजिंग. ग्रेडिंग एंड पैकेजिंग, ठीक है, ग्रेडिंग एंड पैकेजिंग. ठीक है, जो असेंबल्ड गुड है या फिर जो गुड एक जगह पर है उसको कई बार वो क्या करता है, अलग अलग पैकेट्स और अलग अलग कार्टून्स में भी कई बार रखता है ताकि वो रिटेलर तक प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट कर पाए. ठीक है, रिटेलर्स को सप्लाई करने से पहले वो उसकी पैकेजिंग करता है प्रॉपरली ताकि होलसेलर जो है बेसिकली क्या करे, प्रॉपरली रिटेलर तक प्रोडक्ट को पहुंचा पाए. जैसे एक कार्टन में 20
यूनिट्स रख दिया, ठीक है, 20 यूनिट्स का एक कार्टन, तो लाइक दिस ओनली दे आर डूइंग द पैकेजिंग एज वेल बिफोर दे आर शिपिंग द प्रोडक्ट और दे आर ट्रांसपोर्टिंग द प्रोडक्ट टू द रिटेलर्स, ठीक है। नेक्स्ट वन इज ट्रांसपोर्टेशन, नेक्स्ट वन इज ट्रांसपोर्टेशन। जो होलसेलर जो गुड परचेज करता है मैन्युफैक्चरर से, द होलसेलर हु आर परचेजिंग द गुड्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर एंड कैरी देम टू द गोडाउन्स, गोडाउन्स वगैरह पे, वेयर हाउसेस वगैरह पे कैरी करता है, ठीक है, और वहीं से कई बार भी वो सप्लाई भी करवा देता है रिटेलर्स को। तो एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है होलसेलर, रिटेलर एंड मैन्युफैक्चरर के बीच में चलता है, यानी होलसेलर जो है वो ट्रांसपोर्ट करवाता है अपने प्रोडक्ट्स को, यानी प्रोडक्ट्स को कहाँ तक, रिटेल तक, ठीक है, रिटेलर्स तक। नेक्स्ट जो है रिस्क बियरिंग, जो होलसेलर है वो बल्क में एक साथ प्रोडक्ट को क्या करता है, परचेज करता है, तो एक कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा रिस्क बेयर करता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि अगर उसका प्रोडक्ट जो है वो ओवर इन्वेंट्री हो गया, तो ऐसे केस में लॉस भी किसको होगा, होलसेल को। तो होलसेलर जो है वो रिस्क बियर करता है बिकॉज दे आर परचेजिंग द प्रोडक्ट इन बल्क, इफ इट इज नॉट गोइंग टू सेल मे बी दे द सम प्रोडक्ट्स कैन बी स्पॉइल्ड, राइट। जैसे बिस्किट और खाने पीने की जो इडेबल आइटम्स हैं उसके स्पॉइल होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, और उन्होंने एक बार में बल्क में ले लिया तो यहाँ पर वो रिस्क बेयर करता है, ठीक है, स्पॉइलेज का, डिस्ट्रक्शन का, वेयर हाउस का, ठीक है। तो वेयर हाउस में कोई प्रॉब्लम हो गया, मान लीजिए वहाँ पेस्टिसाइड्स एंड एनी प्रॉब्लम, एनी कोई सीजनल प्रॉब्लम या कुछ भी ऐसा हो गया, तो ऐसे केस में लॉस किसको होगा, होलसेल को, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्पर्शन ऑफ गुड, का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड होता है। डिस्पर्शन ऑफ गुड का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड, यानी प्रोडक्ट को वो अलग अलग रिटेलर्स तक डिस्ट्रीब्यूट करता है। जैसे मान लो कि एक होलसेलर आपकी एक लोकेलिटी में, मान लीजिए बोरिंग रोड में एक होलसेलर है, तो वो वहां की कम से कम 50 रिटेलर्स को भी प्रोडक्ट क्या करेगा, सप्लाई करेगा। तो डिस्पर्शन यानी कि प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करता है कौन, होलसेलर। तो ये कुछ फंक्शंस थे होलसेलर के। किसी को कोई डाउट है इसमें, एनीवन हैव एनी डाउट इन दिस, एनीवन हैव एनी डाउट इन दिस? मैम ग्रेडिंग क्या होता है? ग्रेडिंग मतलब वही पैकेजिंग, यानी कि एक डब्बे में आप कितने यूनिट्स को रख रहे हैं, ग्रेड कर रहे हैं, ठीक है। जैसे एक में आपने 10 रखा, ये वाली मतलब लाइफ बॉय रेड वाली रख दी, एक में लाइफ बॉय येलो वाली रख दी, प्रॉपर्ली असेंबल करके ग्रेड करके एक एक पैकेट में, एक एक कार्टन्स में आपने नंबर ऑफ पर्टिकुलर आइटम्स डाले। क्लियर हो गया, ठीक है। किसी को कोई डाउट है होलसेलर्स के फंक्शंस में? कितने फंक्शंस लिखवाया मैंने, कौन बताएगा मुझे टाइप्स ऑफ फंक्शंस ऑफ होलसेलर? हु इज गोइंग टू टेल मी अबाउट द टाइप्स ऑफ होलसेलर्स, कौन बताएगा मुझे? यस आकांक्षा। Ma'am, 5 types. First, buying and assembling the product. नहीं Sorry, ma'am. टाइप्स कभी बताया ही नहीं होलसेलर का। Yes, ma'am. Sorry. हाँ। First function, buying and assembling the product. हम्म Second, warehousing. हम्म Third one, packaging. हम्म Fourth, transportation. And fifth one, risk bearing. ओके, सो ये सारे क्या थे आपके होलसेलर? Last, dispersion of goods. हाँ, डिस्पर्शन ऑफ गुड। तो ये सारे आपके क्या थे, फंक्शंस ऑफ वेयर हाउस। टाइप्स ऑफ वेयर हाउस, types of retailers, functions of retailers, and how we can design the channel distribution. We are going to complete these 3 topic in the next class, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम ये तीनों टॉपिक करेंगे, ठीक है। आज हम क्विज स्टार्ट करते हैं। वी आर जस्ट गोइंग टुवर्ड द क्विज सेक्शन। अब हम क्विज की तरफ बढ़ते हैं और हम जितनी क्वेश्चंस, आई गेस 25 क्वेश्चन वी कंप्लीटेड इन द लास्ट क्लास, आज हम 26 to 35 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। सो यू ऑल आर रेडी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. दिख रहा है आप लोगों को? No, ma'am. No, ma'am. Okay. एक मिनट।
I guess we completed till 25, question number 25. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So let's move toward the question number 26. In selling concept, maximization of profit of firm is done through sales ये भी हो volume. गया था. ठीक है, चलिए फिर भी कर लेते हैं इसको एक बार. हैंड रेज कीजिएगा. In selling concept, maximization of project of firm is done through sales volume, increasing production, quality, and services. Who is going to tell me the answer? Akanksha, yes. Ma'am, A, sales volume. Roll number 46, Suman, Sales volume, ma'am. Muskan. Sales volume. Okay. Anyone else who want to tell me about its answer? Okay, the answer is sales volume. Next, dash motives are those which determine that where or from whom product are purchased. Who is going to tell me about it? Raise your hand. Dash motives are those which determine where or from whom product are purchased. What will be the answer? Raise your hand. Yes, Vishwajit. Rational, ma'am. Akanksha. Ma'am, B, patronage. Next, anyone else who want to tell me about it? Patronage. Very good. The answer is patronage. Because patronage ही एक ऐसा मोटिव होता है जो हमें बेसिकली इन्फ्लुएंस करता है कि हमें कहाँ से प्रोडक्ट को खरीदना चाहिए. लाइक उसके आउटलेट के लुक को देखकर, क्रेडिट फैसिलिटी को देख करके we are deciding that from whom or where we just need to purchase the product. Rational is something where we just need to think about the product quality, durability, suitability, and the emotional is that where basically we are emotionally thinking about to buying the product by its beauty, by its look, by affection, by love. For this we are purchasing the product. This is emotional. Rational is something where we are using the mind, and patronage is something where we have to decide that from where we need to purchase the product by the different features. जैसे कि कंज्यूमर के साथ कस्टमर एग्जीक्यूटिव का बिहेवियर कैसा है, क्रेडिट फैसिलिटी है या नहीं, वहाँ के आउटलेट्स के बारे में, कि आउटलेट्स का लुक कैसा है. ठीक है, तो ये सब चीजों से हम प्रोडक्ट कहाँ से खरीदना है डिसाइड करते हैं, और प्रोडक्ट शॉप कितनी दूर है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28. रेज योर हैंड. हैंड रेज करना है. ठीक है. In dash segmentation, buyers are divided into the different groups on the basis of lifestyle or personality and values. Who is going to tell me the answer of this? Anyone else? Yes. Akanksha, what will be the answer? Ma'am, C, psychographic. Vishwajit? Vishwajit? Yes, ma'am. C. Okay. Muskan? Psychographic. Psychography. Suman? Psychographic, ma'am. Okay. Ved? Psychographic. Very good. The answer is obviously psychographic, where we are concerned toward the lifestyle or personality and values. When we are talking about the geographic segmentation, where we are basically concerned with the regions, cities, and states. When we are concerned toward the demographic, we are concerned toward the income, age, income, age, gender. When we are talking about psychographic, personality, lifestyle, and when we are talking about the behavioral, it means that how we are purchasing the product, our purchasing decision and buying habits. Occasion में खरीदते हैं, हमेशा खरीदते हैं, regular customers हैं, so all these comes under the behavior. Next, question number 29. The technique of using the social network on the internet is to create the brand images called social marketing, remarketing, viral marketing, and synchronic marketing. Who is going to tell me the answer of this? Yes, Muskan? Viral marketing. Ved? Viral marketing. Exactly. The answer is viral marketing. जब कोई भी चीज को हम एक्सेसिव स्प्रेड कर दे मार्केट में, एक्सेसिव उसको बेसिकली उसका ब्रांड इमेज जो है वो सोशल नेटवर्क के यूज से ही बेसिकली हम
उसको शो करे तो उसको हम कहते हैं वायरल मार्केटिंग. लाइक वायरस जैसे वो फैलता है, स्प्रेड होता है, लाइक दैट ओनली द वायरल मार्केटिंग. ठीक है, जो टेक्निक जो सोशल नेटवर्क का यूज करता है ब्रांड इमेज को बनाने के लिए, उसको हम वायरल मार्केटिंग भी हम कहते हैं. ऐसे इसमें अगर कभी क्वेश्चन आएगा तो सोशल मार्केटिंग भी आप लिख सकते हो, तो बोथ विल बी द आंसर. लेकिन वायरल मार्केटिंग इज समथिंग व्हिच कैन बी स्प्रेड वेरी वेरी फास्टली, इसीलिए हम इसे वायरल मार्केटिंग भी कहते हैं. Which of the following is not included in the function of physical supply? Which one of the following is not included in the function of physical supply? Standardization, storage, packaging and transportation. Muskan bolo beta. Standardization. Akanksha. Yes, ma'am. A. Ved. Standardization. Muskan, roll number 27. Yes, ma'am. Standardization. Suman. Standardization. वेरी गुड. फिजिकल मतलब कि कभी भी जब भी हम कभी भी प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह जब सप्लाई करते हैं तो उसमें हमें क्या मतलब बेसिकली जो फिजिकल सप्लाई कर रहे हैं मतलब एक जगह से दूसरे जगह पे. ठीक है, फिजिकल सप्लाई का मतलब बिल्कुल कोई ऑनलाइन सप्लाई नहीं कर रहे हैं बल्कि फिजिकली सप्लाई कर रहे हैं. जैसे पैसा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होना, ये सब क्या होता है ऑनलाइन. बट व्हेन वी आर यूजिंग फिजिकल सप्लाई वी जस्ट यूज 3 थिंग लाइक स्टोरेज, वेयर हाउस, पैकेजिंग, किस तरीके से पैकेट करे, किस तरीके से उसको पैक करे, एंड ट्रांसपोर्टेशन, कैसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए. बट स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या होता है, जहां पर आप प्रोडक्ट की क्वालिटी पे ध्यान देते हैं, प्रोडक्ट की प्राइस पे ध्यान देते हैं कि कभी भी कोई भी प्रोडक्ट जो है अगर वो स्टैंडर्ड है, इसका मतलब हर एक कंट्री में, हर एक स्टेट में वो एकदम हर एक, नॉट इन एवरी कंट्री बट इन वन कंट्री जितने भी स्टेट होंगे उसमें सब जगह सिमिलर प्राइस होगा. यानी 10 रुपए का प्रोडक्ट अगर आप गुड्डे आज यहाँ खरीदते हो पटना में और 10 रुपए का गुड्डे आपको दिल्ली में भी कितने का मिलेगा, 10 का ही मिलेगा. द क्वालिटी, द पैकेजिंग इज नॉट गोइंग टू चेंज. दैट इज नोन एज स्टैंडर्डाइजेशन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. Which one of the following is not the part of the demographic segmentation? Raise your hand. Yes, Muskan, roll number 14. Interest. Vishwajit. Same, ma'am. क्या होगा बेटा? Same, ma'am. Interest. Okay. Muskan, roll number 27. Interest, ma'am. Akanksha. Interest, ma'am. Ved. Interest. Suman. Interest, ma'am. Okay. Very good. बाकी बच्चे क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं? सब बच्चों को पार्टिसिपेट करना है. नेक्स्ट. When a consumer decides to buy without much logical thinking, his decision is said to be. Yes, Vishwajit. Emotional, ma'am. Muskan. Emotional, ma'am. Yes, Ved. ma'am. Emotional. Akanksha. Emotional, ma'am. Suman. Emotional, ma'am. अच्छा, अंशु. Emotional, ma'am. अच्छा, और आशीष. इमोशनल मैम. सारे बच्चे पार्टिसिपेट कीजिए. ठीक है, ठीक है. आंसर इज द इमोशनल. Okay, Anshu is going to tell me that why the answer will be emotional. Tell me, Anshu, what is the reason behind it and what is patronage, emotional and rational? Rational decision. क्या होता है ये? Anshu, tell me about it. Anshu. Next question. Next question, 33. Dash price refers to the high initial price charged when a new product is introduced in the market. Vishwajit. Skimming, ma'am. Akanksha. Skimming. Muskan. Skimming. Muskan. Ma'am, C, ma'am. Okay. Suman.
जी मैम, स्कीमिंग। ठीक है, स्कीमिंग प्राइसिंग का मतलब मुझे कौन बताएगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्कीमिंग, प्रीमियम एंड पेनिट्रेशन प्राइसिंग, टाइप्स ऑफ प्राइसिंग, हु इज गोइंग टू टेल मी अबाउट इट? रेज योर हैंड, सब लोग रेज एक बार डाउन कर लीजिए हाथ, उसके बाद जो बच्चा मुझे इसका आंसर देगा वो बच्चा हैंड रेज कीजिए। प्रीमियम प्राइसिंग क्या होता है, पेनिट्रेशन प्राइसिंग क्या होता है, स्कीमिंग प्राइसिंग क्या होता है? कौन बताएगा मुझे? रेज योर हैंड। See, we don't have so much time, बच्चे, please do it fastly. कोई बच्चा मुझे बताएगा कि क्या है ये तीनों प्राइसिंग? Yes, विश्वजीत। मैम प्रीमियम प्राइस स्ट्रेटजी है मैम, कंपटीटर बेस्ड प्राइसिंग स्ट्रेटजी से है, जिसमें कि प्राइस को ज्यादा रखते हैं क्वालिटी ज्यादा शो करने के लिए अनदर कंपटीटर से। तो इसमें प्राइस ज्यादा होता है ताकि कस्टमर को ये शो कर सके कि हमारा क्वालिटी बहुत अच्छा है एज कम्पेयर टू अनदर कंपटीटर। मैम पेनिट्रेशन में है मैम, इनिशियल स्टेज पे जब भी हम अगर न्यू प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं मार्केट में तो अपना प्राइस कम रखते हैं ताकि मैक्सिमम मार्केट शेयर ग्रैब कर सके और मैक्सिमम कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड कर सके, क्योंकि ये नया प्रोडक्ट है। और स्कीमिंग में होता है मैम कि प्राइस को ज्यादा रखते हैं जब भी आप नया प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं मार्केट में ताकि प्रोडक्ट क्वालिटी फुल शो कर सके, और ये उसी द्वारा किया जाता है लगभग जिसका ब्रांड इमेज स्टेबलाइज्ड हो पहले से मार्केट में। गुड। तो प्रीमियम प्राइसिंग का मतलब क्या होता है कि बेसिकली जब हम प्रोडक्ट को कॉम्पिटिटर के साथ कंपेयर करें और साथ साथ जो प्रोडक्ट का प्राइस है उसको हम हमेशा हाई रखें। हाई रखने का भी रीजन ये है कि आप प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छा प्रोवाइड कर रहे हो कंज्यूमर को, कंज्यूमर सेटिस्फाइड है एंड कंज्यूमर आर विलिंग टू परचेज द प्रोडक्ट एज वेल। ठीक है, प्रीमियम प्राइसिंग का मतलब है जो प्रोडक्ट का प्राइस हाई हमेशा रहे। जैसे एप्पल एग्जांपल के लिए, दैट इज अ पार्ट ऑफ, क्या है वो, एप्पल क्या है आपका, प्रीमियम प्राइसिंग कंसेप्ट को ऑप्ट करती है एप्पल कंपनी, राइट। सेकंड, पेनिट्रेशन का मतलब एंड स्कीमिंग जो होता है, जब भी हम कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करते हैं तो वैसे केस में हम प्रोडक्ट का प्राइस या तो हाई रखेंगे, तो जब हम प्राइस हाई रखेंगे तो उसका मतलब होगा स्कीमिंग, जब हम प्राइस लो रखेंगे उसका मतलब होगा पेनिट्रेशन। स्कीमिंग प्राइसिंग रखने का रीजन सबसे बड़ा ये है कि आप ऐसे प्रोडक्ट के साथ मार्केट में एंटर हो रहे हो जैसे कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांस प्रोडक्ट हो। अगर आप नई टेक्नोलॉजी के साथ मार्केट में एंटर कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम आपका जो है, जैसे अभी 5G फोन आने वाला है, जो भी 5G फोन आया भी है वो भी 15,000 से नीचे का कोई आपको फोन नहीं मिलेगा। तो ऐसे केस में स्कीमिंग प्राइसिंग रखा जाता है क्योंकि एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए एवरीवन इज रेडी टू पे द प्राइस। एंड इनका मेन एम बहुत ज्यादा कस्टमर बनाना नहीं होता है, इनका मेन एम होता है प्रोडक्ट का रेवेन्यू, प्रोडक्ट से रेवेन्यू को तुरंत से अर्न करना शुरू करना, रिटर्न में उनको रेवेन्यू हमेशा चाहिए होता है। बट स्कीमिंग का पेनिट्रेशन का जस्ट ऑपोजिट होता है, यहाँ पर कंज्यूमर पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है, ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर हमारे प्रोडक्ट को परचेज करे, कंज्यूमर बेस बने, मार्केट शेयर हम कैप्चर करें एंड धीरे धीरे फिर आगे चल के हम अपना रेवेन्यू को जनरेट करें। तो ये दोनों स्कीमिंग एंड पेनिट्रेशन जो है ना, ये न्यू प्रोडक्ट के ऊपर लागू होता है, नया प्रोडक्ट जब कोई मार्केट में आता है उसके ऊपर। बट प्रीमियम प्राइसिंग का मतलब होता है जहां पर हम प्रोडक्ट का प्राइस ही ऐसा सेट करते हैं जो महंगा और एक्सपेंसिव हो और कुछ प्रीमियम कंज्यूमर के लिए। क्लियर हो गया सबको? यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द, ये आई थिंक हो गया है ना, डैश इज द प्रैक्टिस of charging a low price right down from the beginning to stimulate the growth of the market. कौन होगा इसमें? Answer will be yes. Roll number 7, Akanksha. B ma'am, penetration. Muskan. penetration, Suman. पेनिट्रेशन। Ved. पेनिट्रेशन। ठीक है, ये जस्ट उसके ऑपोजिट ही था। Being dash one cannot taste, touch, see, hear, smell or use service like physical product. Akanksha. Intangible. Muskan. Intangible, ma'am. Okay. Ved. Intangible. Okay. So till 35 we completed the questions. क्विज हो गया आज आपका, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे के कुछ क्वेश्चंस को कवर करेंगे, ठीक है। एंड आई थिंक जितने भी कंसेप्ट्स बीच में आ रहे थे जब हम क्विज में थे,
तो सब क्लियर भी होता गया होगा आप लोग। एक्चुअली क्वालिटी स्टैंडर्ड पे बहुत ज्यादा कंपनी ध्यान देता है, या तो वो प्रीमियम प्रोडक्ट हो या फिर उस तरीके की प्रोडक्ट की मार्केट में अवेलेबिलिटी बहुत रेयर या बहुत लेस कॉम्पिटिटर हो या फिर हो ही ना। जैसे एप्पल जो कंपनी है वो जो बनाती है फोन्स, उसकी कंपैरिजन दूसरे किसी फोन और नॉर्मल सेल्स के साथ है ही नहीं, ठीक है। एप्पल अपने आप में प्रीमियम प्रोडक्ट है, प्रीमियम प्राइसिंग है, प्रीमियम कंज्यूमर भी है, एक्चुअली वो प्रीमियम कंज्यूमर ही होते हैं उसके, ठीक है। तो एग्जैक्टली बिल्कुल सही बात है विश्वजीत की प्रीमियम प्राइसिंग के लिए आप प्रीमियम प्रोडक्ट जब बना रहे हैं तो दैट शुड बी डिस्टिंक्ट और वेरी लेस कॉम्पिटिटर इज प्रेजेंट इन द मार्केट। अगर आपके जैसा सेम सब प्रोडक्ट बनाने लगेंगे तो आप प्रीमियम प्राइसिंग कभी उसको एप्लीकेबल आपका होगा ही नहीं प्रोडक्ट पे, क्योंकि आप क्लियर हो गया ना विश्वजीत, क्लियर हो गया बच्चे? Yes, Okay, ma'am. so see you all on Saturday. Anyone have any doubt in any of the topic? No, ma'am. No, Okay. ma'am. No, ma'am. Okay.